National Livestock Mission and how to apply for subsidy for establishing sheep and goat farms. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शीप एंड गोट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, पर्टिकुलरली ब्रीडिंग फार्म्स को एस्टेब्लिश करने के लिए 10 लाख से 50 लाख तक सब्सिडी दे रहा है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन बोल के एक स्कीम है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग दिस सब्सिडी। हर स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट का एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट होता है, नहीं तो वहाँ पे एक लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी भी होता है। तो दे आर एक्टिंग एज स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, but the scheme belongs to government of India only, and for this scheme only online applications are invited. हम जो भी एप्लीकेशन देना है वो ऑनलाइन में ही करना है। एक्चुअली ये स्कीम नया स्कीम नहीं है। ये स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था। 2014 बोले तो 9 इयर्स बैक। वो टाइम पे यूनिट साइज था सिर्फ 10 एनिमल का और 100 एनिमल्स का। 10+1 एंड 100+5 का यूनिट का साइज था, मगर वो टाइम पे सब्सिडी भी सिर्फ 25% मिलता था। 10+1 यूनिट रखने के लिए मैक्सिमम 12,500 सब्सिडी मिलता था और 100 यूनिट के लिए 2,50,000 सब्सिडी मिलता था। वो सब्सिडी वो टाइम पे नाबार्ड से दिया जाता था। 2021 में बोले तो 2 साल पहले ये पूरा स्कीम को रिवाइज किया है। ये यूनिट साइज बहुत कम हो गया बोल के यूनिट साइज को 500+25 कर दिया और सब्सिडी को भी 25% से 50% तक लेके गया। ये टाइम पे सब्सिडी नाबार्ड से नहीं मिल रहा है, ये सिडबी बैंक से मिलता है। ये स्कीम मार्च 2026 तक फोर्स में रहेगा। ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में सब्सिडी देने का ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? पहले ऑब्जेक्टिव ये है, जो भी इंडिया में ब्रीड है, नस्ल बोलते हैं हम, ये ब्रीड को कंजर्व करने के लिए ये स्कीम दिया गया है। हमारा इंडिया में 37 बकरी का गोट ब्रीड्स है और 44 भेड़ का ब्रीड्स है। ये ब्रीड्स को कंजर्वेशन करने के लिए ये स्कीम में सब्सिडी मिल रहा है। और जो भी अप्लीकेंट होता है ये स्कीम में सब्सिडी लेते हैं, वो सिर्फ स्टॉल फीडिंग में भेड़ और बकरी को पालना पड़ेगा और जो भी करता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स है एनएलएम स्कीम का। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस को एलिजिबिलिटी है? एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। इंडिविजुअल की तरह अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 लोग मिलके भी जॉइंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा भी कर सकते हैं। एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है तो ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैस्ट की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है और रीजन की जरूरत भी नहीं है, मगर जो उम्र होना चाहिए 65 इयर्स के नीचे होना चाहिए। और दिसंबर 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स किया है वो लोग। जो गाइडलाइंस पहले दिया था वो गाइडलाइंस में थोड़ा अमेंडमेंट्स भी दिया था। पहले यूनिट साइज था सिर्फ 500 एनिमल्स का। 22 दिसंबर में यूनिट साइज को चेंज कर दिया। वो टाइम से हमको 100 यूनिट को भी अमेंडमेंट मिला है और 200 एनिमल्स भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, 400 भी रख सकते हैं। सो 100 से शुरू करके 500 तक हम रख सकते हैं। वो ये अमेंडमेंट गाइडलाइंस भी आपको एनएलएम पोर्टल में मिलेगा। पर इसमें और कुछ अमेंडमेंट्स भी किया है वो लोग। एक घर से, एक फैमिली से जो जितना लोग अडल्ट मेंबर्स होते हैं, जिसको एलिजिबिलिटी होते हैं, वो पूरा अप्लाई कर सकते हैं। पूरा लोग एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, सबको सब्सिडी मिलेगा। और एक आदमी डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स बोले तो एक भेड़ के लिए नहीं तो बकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम अगर पोल्ट्री में इंटरेस्ट है तो पोल्ट्री के स्कीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। और साइलेज बनाने में इंटरेस्ट है तो साइलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये 10% मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखने का भी अमेंडमेंट किया है। इससे पहले ये कंडीशन नहीं था। जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसमें 50% सब्सिडी रहता था और 50% बैंक लोन रहता था, मगर दिसंबर 22 से 10%, जो जितना पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसमें कम से कम 10% को अप्लीकेंट रखना पड़ेगा। तो जो जितना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलेगा। जो रिमेनिंग 50% होता है ना, 50% में 40% आप लोन ले सकते हैं किसी बैंक से। अगर लोन लेना आपकी मर्जी है, लोन लेना नहीं लेना आपका मर्जी है। अगर आपके पास पैसे है तो आप सेल्फ फाइनेंस भी कर सकते हैं।
अगर आपको लोन लेना है तो कम से कम 10% तो आपको रखना पड़ेगा। अगर लोन लेना है तो 40% लोन होता है, 10% आपका पैसे है और 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी, लोन 40%, 10% एप्लीकेंट का शेयर होता है। मगर लोन नहीं लेना है तो ये पूरा 50% आप ही रख सकते हैं, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं होता है। सी वो लोग ये छोटा वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया है एनएलएम गाइडलाइंस में, वो सिर्फ इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव बोले तो ऐसा कर सकते हैं बोल के, ऐसी करना बोल के नहीं है। शेड्स के लिए आपको सब्सिडी मिलेगा, और किड्स के लिए एक छोटा पेन बनाए तो उसके लिए भी मिलेगा, और एनिमल कास्ट के ऊपर भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कास्ट पे भी मिलेगा, फॉडर कल्टीवेशन पे भी मिलेगा। यही आइटम्स को जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 आइटम्स, यही आइटम्स को आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखना पड़ेगा। सो वर्किंग कैपिटल के ऊपर वो सब्सिडी नहीं मिलेगा, और अगर आपको पर्सनल कार खरीदना है तो उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा, अगर आपको लैंड खरीदना है तो उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा, और लीज लेना है तो लीज के ऊपर भी नहीं मिलेगा, और ऑफिस अकोमोडेशन के बारे में तो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको ये 11 आइटम्स के ऊपर ही सब्सिडी मिलेगा। ये आइटम्स को ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखना पड़ेगा। तो एनएलएम गाइडलाइंस में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है उसके हिसाब से हमको 87 लाख होगा, 87,30,000 होगा एक 500 प्लस 25 यूनिट को रखने के लिए। अगर आपका प्रोजेक्ट कास्ट 87 लाख से, तो इसमें 50%, 50% आपको सब्सिडी मिलेगा, बोले तो 43 लैक्स मिलेगा। मगर वो लोग क्या बोला है, मैक्सिमम 50% बोले तो 50 लाख तक भी दे सकते हैं बोल के गाइडलाइंस में है। सो इसका मतलब ये होता है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ भी आप रख सकते हैं। 1 करोड़ रखे तो भी आपको 50 लाख सब्सिडी मिलेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी 50 लाख ही मिलेगा। ये तो लिमिट है, 50 लाख लिमिट है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 80 लैक्स में आपने बना दिए तो 80 लैक्स में 50% बोले तो सिर्फ 40 लाख मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करता है बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दो कमिटी सी है। एक एम्पावर्ड कमेटी बोलते हैं ईसी, दूसरा कमेटी को पीएसी बोलते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दो तरह की कमेटी होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो एजेंसी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तरह काम करता है, तो स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी जो होता है वो लोग क्या करते हैं, आपने जो एप्लीकेशन को आप अपलोड किया है वो एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करते हैं। स्क्रूटिनी करके अगर पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह आप अपलोड किए तो वो डॉक्यूमेंट्स को स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखते हैं। कमेटी वाले गवर्नमेंट को अप्रूव के लिए भेजते हैं। महाराष्ट्र में जो एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। जैसा उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश का लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको एनएलएम साइट में मिलेगा। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तो कॉपी करके यहाँ रखा हूँ। ऐसा हर स्टेट में एक एक एजेंसी का नाम भी एनएलएम गाइडलाइंस में दिया गया है, और वो हम किससे मिलना है, किससे अप्रोच कर सकते हैं, उनका फोन नंबर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है, ये पूरा दिया गया है एनएलएम साइट में। कैसा अप्लाई करना है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स एक इंडिविजुअल की तरह अप्लाई किए तो, अगर आपको इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करना है तो आपके पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहना चाहिए, और आपके पास कम से कम लैंड चाहिए शेड्स कंस्ट्रक्शंस के लिए। भेड़ और बकरी के लिए हम जो हाउस हाउस बनाते हैं ना, वो हाउस के लिए तो कम से कम 500 एनिमल्स रखना है तो 1 एकड़ की जमीन चाहिए शेड्स कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो भी लैंड आपके पास है वो लैंड का डॉक्यूमेंट चाहिए। ये लैंड अगर आपका खुद का नहीं है तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। अगर लीज का लिए तो लीज अग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और आपका फोटोग्राफ, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, और जो जगह में आपको शेड रखना है वो जगह का जीपीएस लोकेशन फोटोग्राफ। अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक का एक कॉन्सेंट लेटर चाहिए। अगर लोन नहीं लेना है तो, अगर आपका पैसे खुद रखना चाहे तो वो टाइम पे भी आपको बैंक से गारंटी फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर बैंक से 40% लोन लेना है तो आपको जो 10% रखना है वो 10% कहाँ है ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी रखना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, हमारा शेयर को बैंक में रख के बैंक का स्टेटमेंट लेते हैं। बैंक का स्टेटमेंट से हमारा शेयर कहाँ है बोल के ये मालूम हो जाएगा।
और इसके साथ साथ जो बैंक में हमारा अकाउंट है, जो बैंक से हम लोन ले रहा है, वो बैंक में हमारा चेक होता है ना, हमारा चेक को कैंसिल करके, कैंसिल बोले तो एक दो लाइन मार के रखे तो कैंसल्ड बोलते हैं, कैंसल्ड चेक यहाँ के एक मैंडेट फॉर्म के साथ साथ। और इसके साथ आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। आपको भेड़ और बकरी पालन में एक्सपीरियंस हो बोल के एक लोकल वेटरनेरियन से आप ले सकते हैं। मैं वो फॉर्म भी मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लिए तो, जैसा CAR जी मद्रास से कुछ ट्रेनिंग लिए तो, नहीं तो अविका नगर से कुछ ट्रेनिंग लिए तो, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ट्रेनिंग में अटेंड हुई है तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रखे तो वो भी बस है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दो की जरूरत नहीं है, इधर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में रखना चाहिए। मगर आप DPR बनाने से पहले, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं ना, डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये जो जो आइटम्स मैं यहाँ पे लिखा है, ये आइटम्स के ऊपर आपको क्लैरिटी होना चाहिए। आपको भेड़ को रखना है नहीं तो बकरी को रखना है। अगर बकरी को रहना है तो कौन सा ब्रीड से करना है। अगर भेड़ का रखना है तो भेड़ को रखना है तो कौन सा ब्रीड से करना है। और यूनिट साइज कितना है, 100 का है, 200 का, 300 का, 500 का, कितना यूनिट साइज है। आपका हाउसिंग सिस्टम कैसा होगा, वो एलिवेटेड होगा नहीं तो ग्राउंड में भी करेगा। आपका फीडिंग सिस्टम कैसा होगा, आप खुद का आप फॉडर को कल्टीवेट करना चाहते हैं नहीं तो बाहर से आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं। और आपके पास कितना लैंड है। मिनिमम 1/4 एकड़ तो जरूर चाहिए 100 यूनिट के लिए। अगर आपको फॉडर्स कल्टीवेट करना है तो फॉडर्स भी कल्टीवेट करना है तो लेग्यूम फॉडर्स को जरूर कल्टीवेट करना पड़ेगा। वो इकोनॉमिकल फीडिंग सिस्टम को इकोनॉमिकल करने के लिए। अगर ऐसा करना है तो कम से कम 2 एकड़ की जमीन तो चाहिए 100 यूनिट के लिए। सो अगर नहीं करना है तो आउटसोर्सिंग भी आप कर सकते हैं, मगर करना है तो कम से कम इतना लैंड तो चाहिए। और बैंक से लोन लेना है नहीं लेना है। अगर लेना है तो कितना परसेंट लेना है, कम से कम तो 40% तो लोग लेते हैं, मगर 10% से ज्यादा भी आप रख सकते हैं, जो बाकी होता है वो बैंक से ले सकते हैं। ये पूरा आइटम्स के ऊपर आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। और इसी आइडिया होने के बाद ही आपको DPR बनवाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में संगमनेरी ब्रीड है एक गोट का, और महाराष्ट्र में उस्मानाबाद ब्रीड है, एक कोंकण कन्याल है, एक बेरारी भी है। ये रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड से। अगर आपको बकरी से करना है तो सिर्फ ये 4 ब्रीड से एक ब्रीड को आप लेना पड़ेगा। मगर सिर्फ महाराष्ट्र से लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको ब्लैक बंगाल रखना है तो वेस्ट बंगाल से ब्लैक बंगाल को भी लेके आ सकते हैं। ये जो भी रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड होता है ना, वो ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपको भेड़ को रखना है तो शीप को रखना है तो महाराष्ट्र में तो सिर्फ डेक्कानी ब्रीड है। जो दूसरा ब्रीड्स है, मगर जैसा मडग्याल जैसे ब्रीड है, वो आइडेंटिफाइड ब्रीड नहीं है। और जो भी ब्रीड अवेलेबल है इंडिया में किसी दूसरी जगह में, वो ब्रीड को आप लेके आ सकते हैं। AP से नेल्लूर को भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो राजस्थान से आपको जैसलमेरी चोकला ऐसा वाला ब्रीड को भी लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो भी DPR में जो इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, आपका पूरा डिटेल्स को रखना पड़ेगा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर, पान नंबर, आपका जेंडर और कैस्ट क्या है, आपके लैंड कितना है आपके पास, अगर ओन लैंड है तो सर्वे नंबर्स क्या है, लीज लैंड लिए तो वो लीज का सर्वे नंबर्स क्या है। और जो लोकेशन में आपको रखना है वो लोकेशन का एड्रेस भी चाहिए यहाँ पे। और आपके पास जमीन दो डिफरेंट सर्वे नंबर्स में है तो, दो अलग अलग सर्वे नंबर्स में आपका जगह है, लैंड है तो कौन सा सर्वे नंबर में आपको शेड रखना चाहते हैं, वो डिटेल भी यहाँ देना पड़ेगा। और यहाँ देखिए जो पूरा प्रोजेक्ट है तो 500 एनिमल्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। टोटल प्रोजेक्ट कास्ट यहाँ पे 1 करोड़ आया है, 1 करोड़ से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। मगर 1 करोड़ से ज्यादा आए तो भी आपको सब्सिडी सिर्फ 50 लाख मिलेगा। ऐसा पूरा डिटेल्स हम देना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। बाग चार्ट बोले तो आप पहले पहले 500 एनिमल्स को लेके आने के बाद आपके पास कब से किड्स आना शुरू होता है, वो किड्स में कितना मॉर्टालिटी होगा, और फाइनली आप कितने बेचेंगे, वो पूरा 7 साल का आपने स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको कितना इनकम मिलेगा, आपका किड्स को आप कब कब कौन सा महीने में आपने
बेचने के लिए सोच रहा है और बेचे तो आपको कितना पैसे मिलेगा, कितना इनकम मिलेगा, वो इनकम से आपको नेट इनकम कितना मिलेगा, ये पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा डीपीआर में। और ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक प्रिस्क्राइब्ड नमूना तो नहीं है। एक लोकल वेटरनरी डॉक्टर से आपको लेना पड़ेगा। आपका नाम आता है यहाँ पे, ये एनएलएम के लिए दिया है बोल के एक डॉक्टर ने साइन करके देते हैं। ये तो सिर्फ इंग्लिश में टाइप करके रखना पड़ेगा। वो हैंड राइटिंग से करे तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और बैंक से एक कॉन्सेंट लेटर लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको नमूना दिखाने के लिए मैं ये फोटोग्राफ यहाँ रखा हूँ। अगर प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ का है तो कम से कम 10 लाख को तो आपको रखना पड़ेगा 10%। बाकी 90 lakhs भी आप लोन ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर है, वो लोग क्लैरिफिकेशन दिया है। वो समय पे क्या होगा, जो भी सब्सिडी आपको मिलना है वो पूरा लोन अकाउंट में जमा हो जाएगा। पूरा लोन अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो लोन आप 90% भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। और इसके साथ साथ आपको एक कैंसल्ड चेक रखना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ बैंक से एक मैंडेट फॉर्म लेना पड़ेगा। मैंडेट फॉर्म बोले तो जो जो इन्फॉर्मेशन चेक के ऊपर है वही इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में लिख के वो दे देते हैं। और जीपीएस कैमरा लोकेशन बोले तो यही है। अगर आप फोटो लिए तो फोटो के ऊपर आपका वो जिला का नाम आता है और स्टेट का नाम आता है। और वो कौन सा टाइम पे लिया है, कौन सा डेट में लिया है। और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल के ये दो भी आता है इसके ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीपीएस मैप कैमरा बोल के आपका मोबाइल में प्ले स्टोर में होता है। उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको जो जगह में शेड कंस्ट्रक्शन करना है वो जगह का फोटो लिए तो ये पूरा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर प्रिंट करके आ जाएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला था वो पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके पूरा डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में 1 MB के अंदर, वो साइज होता है हर पीडीएफ का, वो पीडीएफ का साइज शुड बी लेस देन 1 MB होना चाहिए। वो पूरा रेडी रखना चाहिए। अगर डीपीआर का तो साइज ज्यादा भी हो सकते हैं 5 MB तक। क्यों बोले तो डीपीआर का पूरा पेपर्स होता है कम से कम 25 पेपर्स, 25 to 28 पेपर्स होते हैं। वो पूरा 5 MB तक हो सकते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में रख के आपका डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना के फोल्डर में रख लेना। फोल्डर में रखने के बाद एनएलएम साइट में जाके एनएलएम साइट में www.nlm.udyamimitra.in में आप ये लॉगिन होके पहले जो एप्लीकेशन को हमने फिलअप करना है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके प्रिंट लीजिए। प्रिंट लेके वो फिल करते जाइए। अगर आप ऐसा करें तो आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा। जो ऑनलाइन में क्या पूछते हैं, हम कहाँ कौन सा जगह में क्या क्या फिल करना है वो पूरा आइडिया आ जाएगा। पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में डेस्कटॉप के ऊपर रख के ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप फिल कीजिए। फिल करें तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा वो कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है, कैसा फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, 3 पेज का रहता है। अगर आपको डाउनलोड करें तो 3 पेज का मिलता है, मगर ऑनलाइन में तो पूरा 5 पेजेस में होता है सेम इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन इस 3 पेज में मिलेगा वो पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे 5 पेजेस में है। ये एक बार डाउनलोड करके पूरा फिल करते जाए। यहाँ तो आपका नाम पूछते हैं और आपका पान नंबर पूछते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं, ऐसा बैंक का डिटेल्स पूछते हैं ऐसा। बाद में क्या कीजिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड किया है और फिल करके रखा है वो आपके साथ रखिए। और जो डीपीआर हमने चार्टर्ड अकाउंट से लेते हैं वो डीपीआर को भी आपके सामने रखिए। तब क्या कीजिए, वो एनएलएम साइट में आप जाके एज एन एंटरप्रेन्योर बोल के आप लॉगिन हो जाइए। उसमें 3 तरह का लॉगिन पूछते हैं। आप अगर आप एंटरप्रेन्योर है, नहीं तो एक गवर्नमेंट वाले हैं, नहीं तो रिसर्च वाले हैं। हमको एंटरप्रेन्योर की तरह से हमको लॉगिन होना पड़ेगा। एक बार लॉगिन होने के बाद आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर को आपको एक ओटीपी मिलता है। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में पूछते हैं वो पूरा फिलअप करते जाइए। क्यों बोले तो आपने पहले ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। सिर्फ उसमें देखते जाइए। आप जो भी आपने डीपीआर में रखा है वो पूरा डीपीआर में जो भी लिखा है वही आइटम्स को आप फिल करते जाइए। ये पूरा 5 पेज का होता है। और 4th पेज में पूरा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का वो ऑप्शन होता है। पूरा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए।
और 5th पेज में सबमिट बोल के आता है, सबमिट कीजिए। और एक बार सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन आपने फिल किया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, वो पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स। वहाँ ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज आपको देखना है तो सिर्फ आप देख सकते हैं। अगर ये देखने के बाद अगर आपको कुछ शंका है, नहीं कुछ गलती हुआ, नहीं तो और ये डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना था, ऐसा अपलोड करना था बोले तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे किसी को स्टेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रोसेसिंग फीस भी देने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस को जाने की जरूरत नहीं है, और किसी को हमने हार्ड कॉपी जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत भी नहीं है। आप जब भी चाहे तब भी आप ये पोर्टल में लॉग इन हो सकते हैं। ये 24/7 24/7 ये पोर्टल ओपन रहता है। सी आप एक बार ये जगह में गए तो www.nlm.udyam बोल के आप लॉग इन हुई है तो आपको ऐसा वाला पेज, जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा वाला पेज ओपन होता है। नेशन लाइफ स्टॉक मिशन बोल के यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई हियर के नहीं तो लॉगिन बोल के लॉगिन के ऊपर भी कर सकते हैं, मगर अप्लाई हियर बोल के यहाँ पे एक बटन है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करें तो ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में ये पूछता है लॉग इन एज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोले तो आप फॉर्म रखने वाले को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए आप करते हैं ना, आपको एंटरप्रेन्योर की जगह में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तब वो पूछता है आपका मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। एंटर करके आप रिक्वेस्ट ओटीपी बोल के यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसा वाला आपको मोबाइल में मिलता है एक मैसेज। आपका वेरिफिकेशन कोड 679696 बोल के एक आदमी को मिला था। ऐसे वाला सेम नहीं मिलते ऐसा सब लोग को, ओटीपी अलग अलग होते हैं। ये ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपको। एंटर करके वेरीफाई ओटीपी बोल के यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सो ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा, पहला पेज। सो इसमें 5 पेज होते हैं। पहला पेज है ये पहला पेज में आपका अप्लीकेंट का डिटेल्स देना पड़ेगा। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ऐसा वाला। ये पेज पूरा फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बोल के ऑप्शन आता है। नेक्स्ट बोले तो आपको सेकंड पेज में लेके जाएगा। वो सेकंड पेज में आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स बोले तो आपका यूनिट साइज कितना है, मेल का खर्चा कितना है, फीमेल का कितना है, शेड का खर्च कितना है, जो भी आपने डीपीआर में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है, सिर्फ वही वही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपलोड करना है, एंटर करना है। और ये खत्म होने के बाद आपको थर्ड पेज में जाना पड़ेगा। थर्ड पेज में आपका बैंक का डिटेल्स पूछते हैं, आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, वो बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, किसके नाम पे है, वो आईएफएससी कोड क्या है, वो ब्रांच का नाम क्या है, कौन सा जगह में है, पूरा डिटेल्स पूछते हैं। और फोर्थ पेज में जो डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ के रूप में आपके डेस्कटॉप में रखा है, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और फाइनली सबमिट एप्लीकेशन बोल के ऑप्शन आता है, सबमिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वन सबमिटेड, एक बार आपको सबमिट करने के बाद ऐसा वाला मैसेज आपको मिलेगा आपको मोबाइल के ऊपर, कंग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड बोल के। वो टाइम पे अगर आप एनएलएम साइट ओपन किए तो ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। जो 7 स्टेप्स होते हैं पूरा प्रोसेसिंग में, जो पहला 2 स्टेप्स हो गया, आपकी तरफ से 2 स्टेप्स कर दिया आपने, एक एप्लीकेशन प्रोसेस भी कर दिया और डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया। तीसरा स्टेप होता है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वालों ने देखते हैं। सो यहाँ देखिए, अगर आप चाहे तो ये टाइम पे भी आप विड्रा कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ आपको एक एनएलएम का आपका नंबर मिलेगा, आपको एप्लीकेशन का नंबर मिलेगा, और करंट स्टेटस बता रहा है यहाँ पे एसआईए पेंडिंग। जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जगह में ये पेंडिंग है बोल के बोल रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी करना है आप कर दिया, और जो नेक्स्ट स्टेप है इन लोगों के पास। अगर आप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ क्लिक करें तो आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। अगर एक बार सबमिट होने के बाद स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है ना, ये लोग वो देखते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं आपके एप्लीकेशन को। देख के अगर कुछ गलती हुई है तो उसमें अगर अपलोड करने में कुछ गलती हुई है तो वो लोग आपको रिटर्न करते हैं। यहाँ देखिए एक आदमी का एप्लीकेशन को दे हैव रिटर्न्ड।
रिजेक्ट नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करके यहाँ कुछ रिमार्क्स लिखा है वो लोग, वो सर्वे नंबर मेंशन नहीं किया था उन्हें, वो सर्वे नंबर मेंशन करने के लिए बोला था। और जो फाइनेंस फाइनेंस बैंक से जितना लेना है उतना वो डीपीआर से नहीं मैच हो रहा बोल के लिखा है यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम डीपीआर में लिखते हैं सिर्फ वही आइटम्स को हमको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। और तीसरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिमार्क, कैंसल्ड चेक जो होता है ना, वो कैंसल्ड चेक में जो जो डिटेल्स है वो डिटेल्स को इन्हें थोड़ा गलती से एप्लीकेशन फॉर्म में किया था, इसीलिए कैंसल्ड चेक में जो जो लिखा हुआ है सेम मैच होना चाहिए बोल के ये 3 रिमार्क्स दिया है। ये टाइम पे वो लोग क्या देते हैं हमको, एडिट ऑप्शन भी देते हैं। यहाँ देखिए इससे पहले एडिट ऑप्शन नहीं था। अब क्या कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके फिर एक बार जो जो करना है वो पूरा अपलोड करके आप दे सकते हैं। मगर आपको कैसा मालूम होगा ये रिटर्न हुआ बोल के बोले तो आपको मोबाइल पे ऐसा वाला मैसेज मिलेगा, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिटर्न्ड बाय स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इट इज नॉट रिजेक्टेड, इट इज ओनली रिटर्न्ड। एक बार पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह है बोल के स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी सोचे तो आपको ऐसा वाला एक लेटर मिलेगा, इन प्रिंसिपल अग्रीड आफ्टर थरो स्क्रूटिनी बाय स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बोल के एक लेटर मिलेगा। और ये लोग क्या करते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट का सब्सिडी रिलीज करने के लिए। यहाँ देखिए SLEC बोले तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी होते हैं ना, सो दे आर रिकमेंडिंग फॉर अप्रूवल एंड रिलीज ऑफ सब्सिडी। सो यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो गया, और बैंक वाले भी बैंक का लोन को वो भी अपलोड किया है। और ओनली 2 स्टेप्स आर पेंडिंग यहाँ पे। ये एक एप्लीकेंट का, मैं आप लोगों को अच्छी तरह क्लैरिटी आने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पे। सी जो स्टेप्स 7 होता है ना, 7 स्टेप्स में यहाँ पे 4 स्टेप्स हो गया, और बाद में यहाँ क्या हो गया ये देखिए 6 स्टेप्स हो गया। 6 स्टेप बोले तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अप्रूव कर दिया। CEC बोले तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी। जब यहाँ पे स्क्रीनिंग होके आपका अप्रूव होते हैं ना, वो टाइम पे भी आपको ऐसा वाला एक लेटर मिलेगा, प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का ऐसा वाला एक लेटर मिलेगा, इसमें आपका नाम भी होता है। वो टाइम पे आपको यहाँ पे ऐसा वाला ग्रीन टिक मिलेगा। सिर्फ आपका डिसबर्समेंट बाकी है यहाँ पे, यहाँ तक आपका हो गया। अप्रूवल आने के बाद इसमें 3 फेज होते हैं। पहला स्टेज में आपको शेड्स कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप में आपको प्रोक्यूरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जो जो इक्विपमेंट आप लिखते हैं उसमें चॉफ कटर नहीं तो कुछ फीडर्स वाटर्स जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखते हैं इसको परचेज करना पड़ेगा। ये आपका नॉन सब्सिडी पार्ट से परचेज करना पड़ेगा। पहले पहले आपको जो पैसे आपकी तरफ से रखना है वो पैसों से करना पड़ेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्हें पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,75,000 का है। इसमें सब्सिडी 50 लाख है। जो पहले आपका नॉन सब्सिडी पार्ट होता है ना, नॉन सब्सिडी पार्ट बोले तो 50,75,000। इसमें हमने क्या लिखा है डीपीआर में, 10 लाख एप्लीकेंट रखेगा और 40 लाख बैंक से लेगा। पहले ये पैसे को हमको नॉन सब्सिडी पार्ट बोलते हैं। ये पार्ट को शेड्स कंस्ट्रक्शन में और सिविल स्ट्रक्चर्स और प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। और जो सब्सिडी पार्ट मिलते हैं ना, सब्सिडी पार्ट मिलने के बाद आप एनिमल्स को प्रोक्योरमेंट करने पड़ेगा, वो भी 2 पार्ट्स में। सब्सिडी एक ही बार अपना आपको नहीं मिलेगा, 2 पार्ट्स में मिलेगा। सी सब्सिडी अमाउंट विल बी रिलीज्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। से यहाँ पे देखिए एक बेनिफिशियरी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिलीज्ड बोल के आया है, बोले तो सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी था। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो जो आपको नॉन सब्सिडी पार्ट को खर्च करना पड़ेगा, ये पार्ट को आप पूरा यूटिलाइज करने के बाद एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। सो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। सो दिस इज अबाउट एनएलएम स्कीम एंड वो एप्लीकेशन करने की तरीका है। अगर किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो अगर आपको शीप के ऊपर चाहिए तो, नहीं तो गोट के ऊपर चाहिए तो, फॉडर ब्लॉक्स और साइलेज मेकिंग यूनिट्स के बारे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जब बैंक के पास जाते हैं ना, अगर बैंक वाले कुछ आपको कुछ ट्रबल दिए तो ये पूरा डिटेल्स एनएलएम साइट में अवेलेबल है, आप उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। ऐसा हर बैंक से एक नोडल ऑफिसर को एनएलएम देखने के लिए
असाइन किया गया है, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स एनएलएम साइट से मैं लिया हूँ, एनएलएम साइट में अवेलेबल है।